नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का देवभूमि में। और बुलेटिन में सबसे पहले बात कोरोना की करते हैं, जो कोरोना का कहर लगातार बरकरार है और देवभूमि में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5,493 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 24 घंटे के भीतर 107 लोगों की मौत हो गई है, जो कि बेहद ही चौंकाने वाली खबर आ रही है। उत्तराखंड में 24 घंटे में 3,644 लोग ठीक भी हुए हैं। उत्तराखंड में कोरोना के 51,127 एक्टिव केस हैं। उत्तराखंड में कोरोना से अब तक 2,731 लोगों की मौत हो गई है। वहीं देहरादून में 2,266, नैनीताल में 810 नए केस सामने आए हैं, जबकि हरिद्वार की अगर बात कर ली जाए तो 578, उधम सिंह नगर में 503 नए केस आए हैं। पौड़ी गढ़वाल में 330, अल्मोड़ा में 163 नए केस, यानी ये 24 घंटे के भीतर की रिपोर्ट हम बता रहे हैं। टिहरी गढ़वाल में 153, बागेश्वर में 146 नए केस सामने आए हैं। पिथौरागढ़ में 135, चंपावत में 128, उत्तरकाशी में 106 नए केस सामने आए। जबकि देवभूमि में आपको बता दें कि लगातार जो कोरोना का कहर है वो जारी है और 24 घंटे के भीतर 5,493 नए मामले सामने आए, जबकि 107 लोगों की मौत हो गई है। और सुमित सैनी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के लिए। सुमित, हम आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार जो कोरोना का कहर है वो बरकरार है और सब जिलों से जो खबर आ रही है उसमें ये कि केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं, क्या कुछ किया जा रहा है? बिल्कुल विद्यासागर, कोरोना का कहर लगातार ही बरसता जा रहा है, बरपाता जा रहा है अपना कहर, क्योंकि आज भी जो पिछले 24 घंटे में 5,000 से ऊपर कोरोना संक्रमण पूरे प्रदेश में पाए गए। और सबसे बड़ी बात, राहत की बात यह रही कि 3,000 से ऊपर लोग ठीक होकर भी अपने घर गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो मौत का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आज पिछले 24 घंटे में 107 लोगों की कोरोना से मृत्यु हो चुकी है। और देहरादून राजधानी में कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। लगातार 2,000 से ऊपर कोरोना के संक्रमित मरीज देहरादून से पॉजिटिव की रिपोर्ट आ रही है। राहत की बात यह है कि हरिद्वार जनपद आज के जो रिपोर्ट है, आज की रिपोर्ट संतोषजनक भी दिखाई दे रही है, क्योंकि 1,000 से ऊपर का आंकड़ा कोरोना का संक्रमितों का हरिद्वार जनपद से भी था, लेकिन 500 कुछ आज पिछले 24 घंटे में रिपोर्ट आई। लेकिन जो पहाड़ी जो क्षेत्र है, जो पहाड़ी क्षेत्रों में भी लगातार अब कोरोना का संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। अब जो और जिले थे, जिन जिलों में जो कोरोना संक्रमित की संख्या जो 20-30 के आसपास थी, वो भी आज 400 से ऊपर के आसपास भी देखने को मिली है। कहीं ना कहीं अब कोरोना का संक्रमण लगातार ही बढ़ता जा रहा है। स्थिति भयावह होती जा रही है, क्योंकि मौत के आंकड़े को देखकर और अस्पतालों के आंकड़ों को देखकर कुछ कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इस संकट के समय में एक अघोषित कुछ ये इस महामारी के चलते लोगों की जानें भी जा रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक बार आपको फिर से बता दें, पिछले 24 घंटे में 5,493 नए मामले सामने आए हैं उत्तराखंड में और 107 लोगों की मौत हुई है, जो बहुत ही चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। तो कोरोना के चलते नैनीताल हाईकोर्ट का आदेश आया है। कोविड के चलते कोर्ट बंदी का समय बढ़ाया गया है। अब 17 मई तक बंद रहेंगी प्रदेश की अदालतें। बंदी के दौरान अदालतों में सैनिटाइजेशन का कार्य किया जाएगा। तो कोरोना का कहर सब जगहों पर हावी है और 17 मई तक प्रदेश की अदालतें बंद रहेंगी। ये हाईकोर्ट ने इस मामले में निर्देश दिया है। आपको बता दें कि इस दौरान सभी अदालतों को सैनिटाइज किया जाएगा। कोरोना के चलते नैनीताल हाईकोर्ट का आदेश आया है। कोविड के चलते कोर्ट बंदी का समय बढ़ा दिया गया है और अब 17 मई तक प्रदेश की अदालतें बंद रहेंगी और उस दौरान सैनिटाइजेशन का कार्य चलेगा। सुदीप जैन जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ। सुदीप, क्या आदेश दिया गया है? आदेश को रजिस्ट्रार जनरल ने आदेश की शक्ल देते हुए एक आदेश जारी कर दिया है 2 पन्ने का। पहले जो अदालत बंद हुई वो 15 तारीख तक बंद हुई थी, इसके बाद इसे 3 तारीख तक बढ़ाया गया। अब 3 मई से पहले आज 1 तारीख को एक आदेश आ गया है, जिसमें 17 मई यानी 16 मई को रविवार है और 17 तारीख अंतिम दिन होगा, यानी 17 मई तक अदालतें बंद हैं। आदेश में यह भी लिखा गया है कि यदि मुलजिमों से रिलेटेड या कोर्ट पुलिस के माध्यम से जो लोग अरेस्ट होकर कोर्ट में पेश होते हैं, उनको जितना ज्यादा हो सके वर्चुअल कर दिया जाए। और यदि कोई अंतरिम व्यवस्था यानी कोई इंटरिम व्यवस्था किसी जिला जज में या किसी जिले की कोर्ट व्यवस्था में बननी है, तो ये वहां के न्यायाधीश बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ आपस में मिलकर तय कर लें। लेकिन जो बिल्कुल ओपन कोर्ट और ओपन कोर्ट अदालतों जैसा व्यवस्था थी, वो फिलहाल 17 तारीख तक के लिए रोक दी गई है। माना जा रहा है कि 16 तारीख के बाद आने वाले आदेशों में जो नई तारीख है उसका ऐलान होगा कि किस दिन से विधिवत कोर्ट खुलने जा रही हैं, या अभी इस पर फिलहाल और आगे तक
रोक लगी रह सकती है। जी, कामकाज की अगर जहां तक बात कर ली जाए तो क्या ऑनलाइन व्यवस्था की गई है? जी देखिए, ऑनलाइन की व्यवस्था तो जो कोविड का फर्स्ट वेव था तभी से हो गई थी। हाई कोर्ट में लोग जो अपनी रिट या एसएलपी थी उसको ऑनलाइन के माध्यम से अपीयर होकर अपना पक्ष रख रहे थे और हाई कोर्ट ऑनलाइन के आदेश भी दे रहा था। पर जो छोटी अदालतें हैं, सिविल कोर्ट्स हैं, जहां फौजदारी के मुकदमे चलते हैं, दीवानी है, अभी वहां इतना फुल प्रूफ सिस्टम नहीं हो पाया है, जिसे डेवलप होने में भी थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन फिर भी हाईकोर्ट के आदेशों पर जिला स्तर पर भी इस पर तमाम व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। जी सुदीप, एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से सभी सरकारी जितने भी कार्यालय हैं उन्हें बंद किया गया और फिर सैनिटाइज किया गया था, उसी तर्ज पर अदालतों को भी सैनिटाइज किया जाएगा। क्या यह कार्य शुरू हो गया है? जी, ये देखिए, ये जो बीते 15 दिन का वक्त निकला जिसमें अदालतें बंद थी, उसमें भी नगर निगम ने व्यापक स्तर पे अदालत और अदालत परिसर को सैनिटाइज किया। अब ये आगे भी परिसर जारी कार्य व्यवस्था जारी रहेगी, क्योंकि शनिवार इतवार का जो दिन कर्फ्यू का है उसमें सैनिटाइजेशन को शासन ने भी महत्वपूर्ण माना है और कहा है कि इन दिनों 2 दिनों सैनिटाइजेशन को पर्याप्त तरीके से किया जाए और कहीं से मांग आ रही तो उसको भी प्राथमिकता दी जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें देहरादून से खबर है जहां सीएम तीरथ सिंह रावत का अधिकारियों को निर्देश है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री लगातार अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं, कोरोना के खिलाफ सख्त गाइडलाइन बनाने के निर्देश दिए हैं। 4 मई से अगले 15 दिनों तक प्रदेश में सख्त पाबंदियां लागू रहेंगी। तो जिस तरीके से कोरोना का कहर जारी है, रफ्तार बढ़ रही है और इस रफ्तार के मद्देनजर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं कि कोरोना गाइडलाइंस को और सख्त बनाया जाए। साथ ही जो पाबंदियां हैं वो पाबंदियां भी बरकरार रहे। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान दूध सब्जी की दुकानों को छोड़कर सब कुछ बंद रहेगा। शहर में मंडियां पूर्ण रूप से बंद होंगी, ये निर्देश दिया गया है। पेट्रोल पंप हफ्ते में सिर्फ 2 दिन खुलेंगे, वो भी सुबह 6 से 8 बजे तक। एक जिले से दूसरे जिले में निजी परिवहन के साथ अब निजी बसें भी बंद होंगी। रोडवेज बस बंद करने पर सीएम तीरथ सिंह रावत निर्णय करेंगे। राशन की दुकानें सिर्फ गली मोहल्ले और कॉलोनियों में ही खुलेगी, मुख्य बाजार में नहीं। रेस्टोरेंट से अब होम डिलीवरी पर भी पाबंदी होगी। वहीं आवश्यक सेवाओं से जुड़े सरकारी कार्यालय अब 15% स्टाफ के साथ ही खुलेंगे। वहीं निजी कार्यालय पूर्ण रूप से बंद रहेंगे, ये भी कह दिया गया है उत्तराखंड में। अब शराब की दुकानें भी पूर्ण रूप से बंद रहेंगी। कोई भी व्यक्ति बाहर घूमता मिला तो अब 10,000 का चालान कटेगा। 10,000 का चालान के साथ 15 दिन के लिए वाहन सीज कर लिया जाएगा। सख्ती के साथ इस नियम को पालन कराने के लिए कहा गया है। बिना मास्क पर 500 से 5,000 तक का जुर्माना लग सकता है। विवाह समारोह में अब सिर्फ 25 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी। बैंकों, फाइनेंस कंपनी, बीमा कंपनी में 30% स्टाफ के साथ 2 बजे तक ही कार्य चलेंगे। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान दूध सब्जी की दुकानों को छोड़कर सब कुछ बंद रहेगा, ये निर्देश दिया गया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में जिस तरीके से कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है, मुख्यमंत्री लगातार अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं और भी सख्ती से निर्णय लेने के लिए कहा गया है। तो ग्राफिक्स के जरिए लगातार हम आपको बता रहे हैं, रेस्टोरेंट से अब होम डिलीवरी पर भी पाबंदी होगी। वहीं आवश्यक सेवाओं से जुड़े सरकारी कार्यालय अब 15% स्टाफ के साथ ही खुलेंगे। निजी कार्यालय पूर्ण रूप से बंद रहेंगे, यानी जो निजी कार्यालय है वहां काम अभी नहीं होगा। अब शराब की दुकानें भी पूर्ण रूप से बंद रहेगी। वहीं कोई भी व्यक्ति बाहर घूमता हुआ अगर नजर आया बिना काम के तो 10,000 का चालान काटा जाएगा। और सीएम तीरथ ने अधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक में कोरोना की रोकथाम को लेकर कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है। आशा कार्यकर्ताओं को 1,000 रुपये बोनस का ऐलान किया गया है। अब शादियों में सिर्फ 25 लोगों को अनुमति दी जाएगी। वहीं डीएम घटा सकते हैं बाजार खुलने का समय, यानी ये डीएम पर छोड़ दिया गया है कि आपके जिले की जो स्थिति है उस स्थिति के मद्देनजर आप फैसला लें। पुलिस विभाग के कॉल सेंटर में फोन लाइंस को भी संख्या यानी बढ़ाई जाए। ऑक्सीजन सिलेंडरों की संख्या बढ़ाने की कोशिश की जाए। मरीजों को भोजन पानी जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने में कोई ढिलाई न हो। कोविड केयर सेंटर और अस्पतालों में फायर सेफ्टी सुनिश्चित की जाए। कालाबाजारी को रोकने के लिए 147 एसटीएफ टीमें बनाई गई है। वहीं बॉर्डर में रजिस्ट्रेशन क्यूआर कोड रीडर के जरिए चेकिंग की जाए। तो आज अधिकारियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री ने इन सब बिंदुओं पर चर्चा की है।
तो सीएम तीरथ ने आज अधिकारियों के साथ बैठक की है कोरोना को लेकर, और बैठक में कोरोना की रोकथाम को लेकर कई बिंदुओं पर चर्चा हुई। आशा कार्यकर्ताओं को 1000 रुपये बोनस का ऐलान किया गया है। सीएम तीरथ ने मजदूरों को शुभकामनाएं दी है, यानी श्रमिक दिवस के मौके पर उन्होंने शुभकामनाएं दी। श्रमिक किसी भी राष्ट्र के निर्माण के आधार स्तंभ होते हैं, मुख्यमंत्री ने कहा है। श्रमिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। श्रमशीलता से ही देश और प्रदेश निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर है। तो आज श्रमिक दिवस के मौके पर आज मजदूरों को शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने कहा कि श्रमिक किसी भी राष्ट्र के निर्माण के आधार स्तंभ होते हैं। किन्नर रजनी रावत ने सीएम तीरथ से मुलाकात की है। सीएम राहत कोष के लिए 21 लाख रुपए का चेक भेंट किया है। सीएम तीरथ ने किन्नर रजनी रावत का आभार जताया। कोविड के खिलाफ लड़ाई में अवश्य जीतेंगे, मुख्यमंत्री ने ये बातें कही। देहरादून में मजदूर दिवस पर कांग्रेस ने श्रमिकों का सम्मान किया है। घंटा घर पहुंचकर किसानों को वितरित किए गए फल। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने फल वितरित किए हैं। तो श्रमिक दिवस के मौके पर आज कांग्रेस की तरफ से श्रमिकों को फल और वस्त्र देकर सम्मानित किया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देहरादून में एम्बुलेंस चालकों के मनमानी किराए लेने की शिकायत के बाद उत्तराखंड परिवहन विभाग एक्शन मोड में आ गया है। विभाग एम्बुलेंस संचालकों पर नकेल कसने के लिए किराया निर्धारित करने जा रहा है। यह व्यवस्था लागू होने के बाद एम्बुलेंस संचालक निर्धारित से ज्यादा किराया वसूलते पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले शुक्रवार को परिवहन विभाग ने अधिक शुल्क वसूलने की शिकायतों के संबंध में देहरादून के विभिन्न एम्बुलेंस संचालकों को बैठक के लिए बुलाया। आरटीओ प्रवर्तन संदीप सैनी ने बताया कि एम्बुलेंस संचालकों को अधिक शुल्क वसूलने की शिकायतें मिलने से अवगत कराया गया है। उन्हें हिदायत दी गई है कि ज्यादा शुल्क न वसूलें। इस पर एम्बुलेंस संचालकों ने पूर्व में निर्धारित 50 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से ही शुल्क लेने का आश्वासन दिया। हरिद्वार जिले के गंभीर कोरोना संक्रमितों को इलाज के लिए अब हायर सेंटर नहीं जाना पड़ेगा। पतंजलि योगपीठ ने कोविड व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए मदद का हाथ बढ़ाया है। सरकार और पतंजलि मिलकर हरिद्वार के बाबा बर्फानी और अस्थायी बेस अस्पताल का संचालन करेंगे। योग गुरु स्वामी रामदेव ने प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ दूधाधारी स्थित बाबा बर्फानी अस्पताल और पावन धाम स्थित अस्थायी बेस अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल की सभी बुनियादी व्यवस्थाएं बेहतर मिली। उन्होंने सरकार के साथ दोनों अस्पतालों के संयुक्त रूप से संचालन पर सहमति जताई है। डीएमसी रविशंकर ने बताया कि बाबा बर्फानी अस्पताल को अधिकृत कोविड अस्पताल बनाया जा रहा है। इसमें 22 वेंटिलेटर बेड के साथ आईसीयू और ऑक्सीजन बेड की सुविधा भी उपलब्ध होगी। अस्पताल की कुल क्षमता 500 बेड की होगी। वहीं अस्थायी बेस अस्पताल को अधिकृत कोविड स्वास्थ्य केंद्र में तब्दील किया जा रहा है। तो हरिद्वार में कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिससे शमशान घाटों में भी डरावनी तस्वीर नजर आ रही है। शवों के दाह संस्कार के लिए लोगों की लाइनें लगी हैं। लोग शवों के दाह संस्कार के इंतजार में घंटों बैठे हैं। हरिद्वार के खनखल शमशान घाट में हर रोज 35 से 40 शवों का दाह संस्कार हो रहा है। लोग कई घंटे इंतजार करने के बाद शवों का दाह संस्कार कर रहे हैं और इसलिए समिति ने शवों के अंतिम संस्कार और घाट खाली करने के लिए समय निर्धारित कर दिया है। कनखल शमशान घाट समिति के लोगों का कहना है कि जो आलम इस वक्त है यह इससे पहले कभी नहीं देखा। हर रोज 35 से 40 शव दाह संस्कार के लिए आ रहे हैं, जिनमें 10 से ज्यादा शव कोरोना से मरने वालों के हैं। ऐसे में सुबह से ही शमशान घाट पर शवों के दाह संस्कार के लिए लाइन लग जाती है। अंतिम संस्कार होने के बाद पीपीई किट भी खुले में फेंके जा रहे हैं।
30 टोकरी जारी है रोज। हाँ, जगह नहीं है यहाँ पर लगाने के लिए। जो जगह निश्चित की हुई है कोरोना की, वहाँ पर स्थान के अलावा और दूसरी जगह बॉडी को लगाया जा रहा है। तो कुछ टाइम ये ट्रेन क्या बैनर वगैरह लगाए। घाट में जो इस समय की प्रतिष्ठित स्थिति है यहाँ पर, हमने आज तक अपने जीवन में ऐसी स्थिति नहीं देखी जो स्थिति इस समय यहाँ हो रही है। क्योंकि सरकार की जो बॉडियाँ आ रही हैं, बॉडी की स्थिति इतनी ख़राब है, किसी को जगह भी नहीं मिल रही, इतनी स्थिति ख़राब है किसी को जहाँ कोना मिल रहा है वो वहाँ अपना बॉडी को संस्कार करके जा रहा है। रहेंगे जो पीपी किट है, जो कोरोना संक्रमित से मर रहे हैं, जो लोग जिनके मृत्यु कोरोना से हो रही है, वो वहीं कोविड काल में राज्य की आपदा फोर्स एसडीआरएफ ने भी मानवता का परिचय देते हुए आज 8 कोविड संक्रमित शवों का दाह संस्कार कराया। मानवता के धर्म युद्ध में एसडीआरएफ रण योद्धा बन अपना मानव धर्म निभा रही है। एसडीआरएफ का हर जवान, हर योद्धा अपने अपने हिस्से का युद्ध पूर्ण समर्पण, त्याग और साहस से लड़ रहा है। आज के मार्मिक दृश्य ने एसडीआरएफ जवानों के ही नहीं वरन देखने सुनने वालों की भी आंखें नम कर दी है। हल्द्वानी सुशीला तिवारी में संक्रमित हुए शवों को जिनके परिजनों ने दाह संस्कार में आने की जद्दोजहद नहीं की, तो एसडीआरएफ उत्तराखंड पुलिस ने आगे आकर अपना फर्ज निभाया। एसडीआरएफ बल के इंस्पेक्टर गजेंद्र परवाल ने टीम के साथ सभी 7 शवों का भारत सरकार द्वारा जारी एसओपी के नियमों के तहत दाह संस्कार किया। नैनीताल जिले में कोरोना संक्रमित रोगियों की मौत बढ़ने के बाद जिला प्रशासन ने अस्थायी सप्ताह गृह का निर्माण गोला बाईपास पर किया है, जिसमें निर्माण नगर निगम और पीडब्ल्यूडी की ओर से यह निर्माण किया जा रहा है। इस मोक्ष धाम के बनने के बाद करीब 50 से 70 शवों का अंतिम संस्कार एक साथ किया जा सकता है। यह शवगृह कल से शुरू हो जाएगा। वहीं उपनगर आयुक्त का कहना है कि इसमें लगभग 50 से 70 लाशों का अंतिम संस्कार एक साथ किया जा सकता है और इसमें पनबिजली की व्यवस्था पूरी कर दी गई है। कल से इसका प्रारंभ कर दिया जाए। देखिए, इसमें जो हमारे पास इकलौता शहर का शवदागृह है जो राजपुरा स्थित है, वहाँ पे कैपेसिटी काफ़ी कम होने की वजह से डीएम साहब के नेतृत्व में मेयर साहब के सजेशन पर इस स्थल का चयन किया गया था। अभी 3 दिन से यहाँ पे हमारे वर्कर्स और नगर निगम कर्मचारी लगे हैं। ये नगर निगम को अधिकृत कर दिया गया है, कुछ समय के लिए तत्काल कर दिया गया है, जिसके आदेश डीएम साहब द्वारा दिए जा चुके हैं। अब 3 दिन से यहाँ पे कार्य चल रहा है और हमें उम्मीद है कि अगले 2 दिनों में यहाँ पे पूरी व्यवस्था कर दी जाएगी। हरिद्वार में गर्मियां बढ़ने के साथ ही आग लगने की घटनाएं भी बढ़ने लगी हैं। हरिद्वार के सहदेवपुर गांव में एक खेत में आग लग गई, जिससे किसान के खेत में कटी पड़ी गेहूं की करीब 15 बीघा फसल जलकर खाक हो गई। वहीं 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। खेत मालिक ने बताया कि उनका लाखों का नुकसान हो गया है। वहीं क्षेत्रीय लेखपाल जाहिद हसन का कहना है कि आग लगने की जानकारी मिली है, जांच कर रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेज दी जाएगी। कुंभ मेले में सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने वाले सफाई कर्मचारियों का कुंभ मेला समाप्त होने के बाद 1 महीने का वेतन न दिए जाने से गुस्सा फूट पड़ा है। सफाई कर्मचारियों ने सड़क पर वाहन खड़े कर विरोध प्रदर्शन किया है। सफाई कर्मचारियों का आरोप है कि कुंभ मेला समाप्त होने की 1 तारीख को उन्हें वेतन देने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन हमें वेतन नहीं दिया जा रहा है। कोरोना महामारी के कारण काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हंगामा बढ़ता देख मौके पर पहुंची पुलिस ने सफाई कर्मचारियों को समझाया। वहीं कुंभ मेले में सफाई का टेंडर लेने वाली कंपनी ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही कर्मचारियों को उनका वेतन दिया जाएगा। मामला ये हजार की मैं 22 तारीख से और 30 अप्रैल तक गाड़ी चला रहा था कुंभ मेले 2021 की। हमें सिर्फ 7-8 दिन का पैसा दे दिया गया। इसके बाद कहा गया 1 तारीख को सैलरी मिल जाएगी। गाड़ियाँ चला रहे थे अपनी, तो इनका अप्रैल महीने का पेमेंट रुका हुआ था, कुछ लीगल इशू था, उसको ये लोग आए थे थोड़ा रोड साइन में, तो बैठ के मैनेजर से बात हो गई है, उनका पेमेंट दे दिया है 15 दिन का। मसूरी में एक शख्स ने 4वीं मंजिल से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली है। खुदकुशी के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। बताया जा रहा है कि मृतक कुछ दिनों से मानसिक रूप से परेशान चल रहा था। एसएसआई मनोहर रावत ने बताया है कि 46 वर्षीय राजेंद्र पवार मसूरी का निवासी था और अपनी पत्नी के साथ मसूरी किताब घर गुरुद्वारे के पास डॉक्टर के पास चेकअप कराने आया था। वहीं पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोई व्यक्ति जो है गुरुद्वारे के पीछे से कूद गया है और कूद के गिर गया है।
इस सूचना पे हम लोग मौके पे आए तो देखा कि यहाँ पर एक व्यक्ति जो है ये गुरुद्वारे के पीछे जो नीचे काफ़ी नीचे जाके एक गली में गिरा पड़ा है। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।